टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। एससीक्यूज़ हमारे सारे डिस्कस हो चुके हैं। हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और ये आपका सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक है। वैसे इसका कोई एससीक्यू नहीं आया बट इट इज़ सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक, यू शुड नो अबाउट इट लिटिल बिट। उसके बाद जो है, इसके बाद मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूँगी जो कि एक्स्ट्रा होती हैं, लाइक नॉट सो इम्पॉर्टेंट, और डेविडसन की कुछ चीज़ें देख लेंगे हम जो रिमेनिंग है, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे पहले जो इसका होता है ना, ऑस्टियो मीन्स बोन और पोरोसिस मीन्स कि कोई पोरस सी हो जाएगी बोन। बोन कब पोरस होती है? जब उसकी फॉर्मेशन जो है वो अच्छी नहीं हो रही और रिज़ॉर्प्शन उसकी होती जा रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से ना बोन डेंसिटी कम हो जाती है। लाइक मतलब मैं आपको बताऊँ कि बोन मिनरल की जो डेंसिटी है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी ना तो क्या होगा, बोन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी। अब जब बोन वीक हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी तो क्या होगा, फ्रैक्चर्स के रिस्क बढ़ जाएगा। तो यही होता है इसमें। पैथोफिजियोलॉजी देखें कि ये होता है कब के बोन पीक बोन मास जो है वो अचीव नहीं हुआ और बोन लॉस होता जा रहा है। अब इसमें कॉज क्या है इसका, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है और पोस्ट मेनोपॉजल होती है ना, मतलब पोस्ट मेनोपॉज़ल जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसमें क्या होता है कि जैसे मेनोपॉज़ आता है उसके बाद ईस्ट्रोजन की कमी होना शुरू हो जाती है। ईस्ट्रोजन की जब कमी होगी तो बोन की रिज़ॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, उसकी वजह से। इसके अलावा सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होती है, उसमें भी यही हो रहा होता है, जैसे बंदा बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बोन फॉर्मेशन की एबिलिटी कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी जेनेटिक फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा रोल है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है कि स्मोकिंग करता है बंदा, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता है, डाइट उसकी अच्छी नहीं है, वो विटामिन डी, कैल्शियम उसके अंदर डाइट में नहीं है। उसको जो है अर्ली मेनोपॉज़ हो गया फीमेल को, ठीक है। इसके अलावा वो उसकी जो है ना वो फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, एक्चुअली बोन रिज़ॉर्प्शन रेट ज़्यादा करेंगी, बोन फॉर्मेशन रेट जो है वो हमारा कम होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी एटियोलॉजी क्या है कि पोस्ट मेनोपॉज़ल मोस्ट कॉमन है, उसकी टियोलॉजी हम पढ़ चुके हैं कि जो है ना ईस्ट्रोजन की कमी है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस्ड जो है ना होता है, और मतलब स्टेरॉइड्स आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस करवाते हैं, बोन के लिए खराबी करते हैं, फिर सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं। अब ना हमारी जो होती है ना ऑस्टियोपोरोसिस वो दो तरह की होती है, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। ये स्टेप अप पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो प्राइमरी होता है ना उसकी आगे से 2 टाइप्स होती हैं, मैंने साइड पे लिखा हुआ है 1 एंड 2, ठीक है। जो 1 होती है ना 1 टाइप वो पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन में होती है और उसकी एज जो होती है वो 51 टू 75 ईयर्स होती है। जबकि जो 2 वाली होती है ना प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस वो ना मेन और वुमेन में इक्वली होती है, वो सेनाइल होती है, वो ग्रेटर देन 70 ईयर्स में होती है, ठीक है। जो 1 होती है ना उसमें ना लॉस ऑफ ट्रेबिकुलर बोन होती है, और जो 2 होती है ना उसमें लॉस होता है ट्रबैकुलर बोन का भी और कॉर्टिकल बोन का भी, मतलब बुढ़ापे की वजह से दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं। तो ट्रबैकुलर बोन के लॉस की वजह से जो टाइप 1 होती है प्राइमरी में, उसमें हमारा कूलीज़ फ्रैक्चर होता है। कूलीज़ फ्रैक्चर क्या होता है कि जब बंदा जो है ना आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे गिरता है ना तो उसका डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर हो जाता है। वैसे एक आम बंदे के अंदर वो ऐसा शायद फ्रैक्चर ना होता हो क्योंकि उसकी बोन खासी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन में अगर वो आउटस्ट्रेच्ड हैंड में गिरती हैं तो उनका अंदर कॉलीज़ फ्रैक्चर का चांस जो है ना वो बढ़ जाता है। और जो टाइप 2 है ना, जो टाइप 2 है, ठीक है, उसमें हमारी जो है आती है कि जो फीमर की नेक का ख़राब हो जाना या प्रॉक्सिमल वीकनेस हो जाना वो आ जाता है। ये हो गई हमारी प्राइमरी। प्राइमरी होता है कि जो एक्चुअली हमारी विद एज होती है या वुमेन के अंदर, पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन के अंदर या मेन के अंदर ड्यू टू एज, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी कॉजेज़ के। सेकेंडरी कॉजेज़ क्या है कि किसी डिज़ीज़ की वजह से जो है ना बोन की डेंसिटी कम हो गई है। इसमें डिफरेंट डिजीज़ेज़ आ जाती हैं, लाइक एंडोक्राइन डिजीज़ेज़। एंडोक्राइन डिजीज़ेज़ में क्या है, हाइपोगोनाडिज़म, ठीक है। हाइपोगोनाडिज़म क्या है कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो गई है। हाइपरपैराथायरॉयडिज़म, हाइपरथायरॉयडिज़म, कुशिंग सिंड्रोम, इन सब में क्या होगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी, इन सब में क्या होगा,
कि जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस होगी बिकॉज ऑफ दीज डिजीजेस। जीआईटी में क्या है, मैल एब्जॉर्प्शन है, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, क्रॉनिक लिवर डिसीज़ है इनके अंदर हो गई। फिर मेडिकेशंस, कुछ लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, हेपरिन का यूज़ करते हैं, अल्कोहल इंटेक करते हैं, ठीक है, एंटी कन्वल्जेंट्स ले रहे होते हैं। आपको पता है ना कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस करवाती हैं, ये उनकी बात की जा रही है। फिर मिसलेनियस में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है वो है इमोबिलाइजेशन। जो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, जितनी फिज़िकल एक्टिविटी होती है ना बंदे की अपनी पूरी लाइफ में, वो बोन के ऊपर एक स्ट्रेंथनिंग करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है फिज़िकल एक्टिविटी आप सिर्फ पतला होने के लिए कर रहे हो या अपना वेट मेंटेन करने के लिए। फिज़िकल एक्टिविटी इज़ एसेंशियल फॉर द बोन। बोन के ऊपर जितनी ज़्यादा वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस मोस्टली हम करेंगे ना, तो उसकी वजह से ना बोन स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक। इस साइड में मैंने लिखा हुआ है कि ड्यू टू क्या होता है कि वो जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं ना, वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, उसकी वजह से क्या होता है कि बैक बोन डिफॉर्मिटी हो जाती है। मतलब बोन जो है ना, बैक बोन डिफॉर्म हो जाती है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव काइफोसिस हो जाती है। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं हम। डायग्नोसिस जो है, देखिए डायग्नोसिस में के क्लिनिकल फीचर्स के वैसे ऑस्टियोपोरोसिस एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन जैसे ही फ्रैक्चर होता है तो पता चल जाता है ओ इसको तो ऑस्टियोपोरोसिस था। वैसे तो इतना छोट माइनर सा फ्रैक्चर है, तो माइनर सी इसको इंजरी हुई है, ये क्या बात हुई कि माइनर सी इंजरी की वजह से इसको जो है ना हड्डी टूट गई है इसकी, तो पता चला ओ इसको तो ऑस्टियोपोरोसिस था। तो इट इज़ अ साइलेंट डिजीज़। फिर इसमें आता है कि अगर वर्टिब्रल फ्रैक्चर होंगे तो उसके अपने आएंगे कि मिडल और लोअर थोरेसिक, मोस्टली अपर लंबर स्पाइन जो है वो करती है, जिसकी वजह से पेन होती है, काइफोसिस होती है, बैक पेन होगी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। हिप फ्रैक्चर होगी तो उसमें मोस्टली फेमरल नेक और इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर होता है। और पेरिफेरल फ्रैक्चर्स भी हमारे हो सकते हैं, लाइक ह्यूमरस, टिबिया, फेमर, ठीक है, इन सब के लॉन्ग बोन्स की फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर डायग्नोसिस हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रख सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इज डेक्सा स्कैन, ठीक है। डेक्सा इज डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, ठीक है। ये डेक्सा स्कैन जो होता है ये हम करते होते हैं बोन्स का। अब इसकी इंडिकेशंस क्या है कि अगर जो है अगर जो है ना एज ज़्यादा है, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, और इसके अलावा ऑस्टियोपीनिया है, स्टेरॉयड थेरेपी है, फैमिली हिस्ट्री है हिप फ्रैक्चर की, ठीक है, या लो बीएमआई है, अर्ली मेनोपॉज है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ होती है हाइट लॉस। आपको पता होगा कुछ लोग ना वैसे तो लंबे लंबे होते हैं, लेकिन विद एज उनकी हाइट ऐसे लगती है छोटी हो गई है। तो एक तो मोटापे की वजह से भी वो लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, वो जो वर्टिब्रा होते हैं ना उनके फ्रैक्चर्स की वजह से, और उनकी चेंजेस आती हैं विद एज, तो उसकी वजह से उनकी हाइट लॉस हो जाती है। तो ये चीज़ आती है ऑस्टियोपोरोसिस में, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है। अगर हमारा डेक्सा स्कैन नॉर्मल है और कोई रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड नहीं है, तो हमने क्या करना है कि अपना डेक्सा स्कैन जो है वो 3 से 5 साल के बाद दोबारा रिपीट करना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ जाती है। उसके बाद दूसरे टेस्ट हमारे जो है उसमें कैल्शियम है, विटामिन डी है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, और रीनल फंक्शन टेस्ट है, आरएफटीज, एलएफटीज, टीएफटीज, ठीक है, एंटी थायरॉयड ग्लोबुलिन है, ये सारे टेस्ट आ जाते हैं। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे कि अच्छा, मैनेजमेंट ये साइड पे जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये जस्ट ऐसे ही देख लें। मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है कि अपने पेशेंट को कहना है स्मोकिंग ख़त्म करें, अल्कोहल कम करें, डाइट अच्छी रखें, विटामिन डी कैल्शियम की एडिक्वेट हो, मेल न्यूट्रिशन को अवॉइड करना है, वेट बियरिंग सॉरी, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करनी है। इंडिकेशंस फॉर मेडिकेशंस क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी कम है, ठीक है। इसमें जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें फ़र्स्ट लाइन जो हमारी थेरेपी होती है वो बिसफॉस्फोनेट होते हैं। बिसफॉस्फोनेट क्या करते हैं कि ये हमारी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करते हैं, जिसकी वजह से बोन की रिजॉर्प्शन कम होगी। इसमें हमारे ओरल एजेंट्स हैं। अच्छा, अब हम बोन की ना, हमने मतलब हमारा जो प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट का, दवाइयाँ हमने देनी है ऐसी, बोन की रिजॉर्प्शन कम करें, बोन की फॉर्मेशन ज़्यादा करें, ठीक है। तो बोन की फॉर्मेशन कौन कम करेगा, बिसफॉस्फोनेट्स, ठीक है। इसमें हमारे ओरल एजेंट्स भी होते हैं, एलेंड्रोलेट, डाइज़ोट्रोनेट, बेंड्रोनेट, ये आप फॉर्मा में पढ़े होंगे। आईवी एजेंट्स भी होते हैं, ज़ोलिट्रोनेट वगैरह। और इनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना, जो साइड इफ़ेक्ट मेन इनका होता है वो जीआईटी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है।
इसके अलावा ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ। इसके अलावा भी है द एंटीबॉडी दैट इज़ डिनोजोमैब। डिनोजोमैब जो होता है ये हम लेते होते हैं, ये भी जो है ना बोन रिजॉर्प्शन कम करता है। इसके अलावा पैराथायरॉयड हार्मोन है, ठीक है। ह्यूमन रिकम्बिनेंट पैराथायरॉयड थेरेपी भी है। अब ये जो होती है ये क्या करेगी, बोन फॉर्मेशन करवाएगी, ठीक है। बिसफॉस्फोनेट्स और डिनोजोमैब क्या कर रहे थे, बोन रिजॉर्प्शन ख़त्म कर रहे थे। पैराथायरॉयड क्या कर रहा है, बोन रिजॉर्प्शन बोन फॉर्मेशन करवा रही है, ठीक है। लेकिन इसको हम इसलिए फर्स्ट लाइन ही रखते हैं क्योंकि इसको ना ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। और दूसरे एजेंट्स भी है, कैल्शियम विटामिन डी और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन और एस्ट्रोजन मॉडल स्टिमुलेटर्स। ये आपको पता है कि रिलॉक्सिफेन वगैरह हम यूज़ करते हैं, बट इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि ये वीनो थ्रोम्बोइम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ा देते हैं और दूसरा ना ये ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कैल्सिटोनिन होती है, ये भी ऑस्ट्रोक्लास्ट की इनहिबिशन करती है। और ये जो है ना हमारे ट्रीटमेंट चॉइसेस है कौन कौन सी। सबसे पहले हमारी जो है जनरल मेजर्स हमने लेने हैं डाइट वगैरह का, फिर बिसफॉस्फोनेट्स, डिनोजोमैब, पैराथायरॉयड हार्मोन और फिर विटामिन डी, कैल्शियम, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, सर्म्स, ठीक है। और जिसमें रोक्सिबिन आ जाती है और कैल्सिटोनिन, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस, जस्ट यू शुड नो अबाउट दी थिंग्स इन दिस। ये वाला एक मैंने टॉपिक पढ़ा हुआ है, आई थिंक सो MCQs के लिए कर लेते हैं इसको, डर्मेटोमायोसाइटिस, ठीक है। इसमें आपके इसको नाम से पता चल रहा है कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी मसल्स की और स्किन की, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी मेडिएटेड डैमेज होता है हमारे स्किन वगैरह का, मसल्स का, ठीक है। तो इसमें है कि जो MCQ पॉइंट्स बता देती हूँ कि इसमें मसल्स इन्वॉल्व होंगे ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं इसको क्लिनिकली बताऊँ अगर, कि पेशेंट आपके पास आएगी वो कहेगी मैं ब्रश नहीं कर सकती अपने हेयर्स को, ठीक है। जब मैं बालों को कंघी करना शुरू करती हूँ या फिर मैं स्टेयर्स क्लाइम करती हूँ या तो क्या होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मसल्स में वीकनेस फ़ील होती है, तो बायलेटरल सिमेट्रिकल प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, ठीक है। ये एक चीज़ होती है इसकी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ग्रोटेंस पैप्यूल्स होते हैं, ये हमारे स्किन के ऊपर स्केली पैचेस बन जाते हैं। और इसके अलावा हेलियोट्रोप आईलिड्स होती हैं, ये हमने पैथोमा पढ़ी थी ना, उसमें मैंने आपको इनकी पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई होंगी, आपको अगर याद हो ये वाली डिजीज़। तो हेलियोट्रोप आईलिड्स होती हैं कि पेरी ऑर्बिटल जो है ना पर्पलिश सी बन जाती हैं आईलिड्स, ठीक है। और इसके अलावा शॉल साइन होती है, जिसमें शॉल एक्चुअली जैसे ऐसा लग रहा है जिसने शॉल ली हुई है, क्योंकि उसकी सारी जो है ना रिदमा हुआ होता है, नेक, फेस, इस सब का चीज़ों का, ठीक है। और इसमें जो है ना आ जाता है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि ओवरियन कैंसर का रिस्क इन लोगों में ज़्यादा होता है, डर्मेटोमायोसाइटिस का। क्योंकि एक मसल की डिजीज़ है तो हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करवाएंगे, क्रेटिनिन काइनेस, एल्डोलेज, ये एलिवेटेड मिलेंगे। इसके अलावा इसमें जो MCQ आ सकता है कि एंटी सेंथेटेज एंटी जो 1 एंटीबॉडी इसमें पॉजिटिव मिलती है। कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका क्या होता है, मसल बायोप्सी होती है, विच इज़ अ मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी इसकी करते हैं, विच इज़ पेनफुल टू डू बट इट शोज स्पाइक एंड डोम पैटर्न, ठीक है। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट इसको गो थ्रू कर रही हूँ कि अगर आपको कोई पॉइंट याद रह जाता है फॉर MCQ, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ याद रखनी है, इसकी एंटीबॉडी, एंटी जो एंटीबॉडी, ग्रोटेंस पैप्यूल्स, हेलियोट्रोप आईलिड्स, शॉल साइन, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस के साथ पेशेंट आएगी। और मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी इज़ ओवरियन कैंसर। ट्रीटमेंट इसका क्या है, स्टेरॉइड्स है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रीटमेंट का फ़र्क फ़ायदा हो रहा है, क्लिनिकली वो ठीक होना शुरू हो जाएगी कि उसकी जो वीकनेस थी पहली वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, क्लिनिकल फाइंडिंग्स उसकी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और हम क्रिटिनिन काइनेज से एवेलुएट करेंगे, वो आपका जो है नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, वो कम होगा, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ हमारे ट्रीटमेंट का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। वो हमारा था डर्मेटोमायोसाइटिस। एक पोलीमायोसाइटिस होता है, ये डर्मेटोमायोसाइटिस की तरह ही होता है लेकिन इसमें स्किन की फाइंडिंग्स नहीं होती, ठीक है। बाकी इसकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही, बस आपको जो मेन चीज़ याद होनी चाहिए कि पोलीमायोसाइटिस में स्किन की फाइंडिंग्स नहीं मिलती, जो डर्मेटोमायोसाइटिस था उसमें क्या था, स्किन की फाइंडिंग्स थी, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब हमारी जो है ना ये डर्मेटोलॉजी कवर हो गई है। मैं डेविल्सन की आपको छोटी मोटी चीज़ें बता देती हूँ कि आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है। देखिए आपने डर्मेटोलॉजी में हैंड्स को देखना होता है फॉर द स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, नेल चेंजेस, टोफायर, रेनॉल्ड्स फिनोमिना, ठीक है। नेल डिस्ट्रॉफी आपको दिखाई हुई है, सोरिएटिक आर्थराइटिस जो होता है सोरिएसिस में। और फिर आपको साइनोवाइटिस एंड डिफॉर्मिटी इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस मिल जाएगी। और हेबर्डन एंड बोशार्ड नोट्स किस में मिल जाएंगे,
ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है। हैंड्स के बाद आप इसको एग्जामिन करते हो जीपीई में एक्सटेंसिव सर्विसेज को। एक्सटेंसिव सर्विसेज पे आपको क्या मिल जाएंगे, रूमेटाइड नोड्यूल्स होंगे, रूमेटाइड आर्थराइटिस में स्वॉलन बर्सा मिल जाएगा, सोरियासिस की रैश मिल जाएगी। फेस पे आएंगे तो वहाँ पे आपको रैश, एलोपीसिया, माउथ अल्सर्स, आइज़ पे देखेंगे, ठीक है। बटरफ्लाई रैश इन द सिस्टमिक एसएलई एंड स्क्लेराइटिस इन रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटाइड आर्थराइटिस इज़ अ सिस्टमिक डिजीज, इस वजह से हमें जो है ये सिस्टेमिकली मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं। फिर आपने ट्रंक पे देखना होता है फॉर काइफोसिस, कोलियसिस, फाइब्रोमियाल्जिया, टेंडर स्पॉट्स, ठीक है। फिर आपने लेग्स को देखना होता है फॉर डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स, ठीक है, लाइक बोन डिफॉर्मिटी इन द पैजेट्स डिजीज। फिर आपने फीट पे देखना होता है, फीट पे आपको डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग इन द गाउट और रेडनेस मिल जाएगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करोगे, जनरल अपीयरेंस, गेट, डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, रेडनेस, रैश, ठीक है। सो ये हमारी चीज़ें होती हैं जो हमने देखनी होती है। ये पिक्चर देख ले, ये टेबल ना एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं और आपको इधर से एक दफ़ा एक रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए। जैसे हमने देखा कि एसएलई में आपको एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है, सॉरी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में, सॉरी, याद है ना आपको, जो लोकलाइज्ड होता था। इसी तरह एंटी हिस्टोन मैंने आपको बताया था ड्रग इंड्यूस्ड में होता है। फिर एंटी जो किस में है, अभी जो हमने पढ़ी है, डर्मेटोसाइटोसिस और पोलीमायोसाइटिस, ठीक है। एंटी लॉ किस में है, जॉग्रेन में और एसएलई में। और एंटी राइबोन्यूक्लिक जो है ये किस में है, ये भी आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है, दिस इज़ इन मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, ठीक है। एंटी रो किस में है, उसी तरह एसएलई में और जॉग्रेन में, ठीक है। और मैटरनल एंटी रो एंटीबॉडीज एसोसिएटेड न्यूनेटल ल्यूपस, हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, जस्ट मैं एक जगह पे आपको कंपाइल में बता रही हूँ। एंटी आरएनए पॉलीमरेज किस में मिलता है, डिफ्यूज़ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ आपको किस में मिलती है, एसएलई एसोसिएटेड रीनल डिजीज़। एंटी टोपोआइसोमरेजेस किस में मिलती है, डिफ्यूज्ड में, ठीक है। तो लोकलाइज्ड में आपको एंटी सेंट्रोमियर पॉजिटिव मिलती है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में, और डिफ्यूज्ड में आपको कौन सी मिलती है, एंटी टोपोआइसोमरेज और एंटी आरएनए पॉलीमरेज। जब आपके पास एक पेशेंट आता है ना, एक पेशेंट आता है कि एक जॉइंट पेन के साथ, तो ये आपने आपके माइंड